नहीं हम लोग अमित सर की तरह मैं नहीं पाता हूँ, तो मेरा दे रहा है क्लास नंबर 2। देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन का क्लास नंबर 2। आज पढ़ाऊंगा पर ध्यान से सुनना। देखो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपिटल गेन क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया था चार्जेबिलिटी का कल एक ब्रीफ खाली करूंगा। हमने अपने पहले क्लास में चार्जेबिलिटी पढ़ी थी। चार्जेबिलिटी का मतलब है कि आप कैसे कब कहोगे कि मेरे को गेन हुआ है और वो कैपिटल गेन में जाएगा। इसका सेक्शन था 45 सबसेक्शन 1। ये मैं कल पढ़ाया हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेबिलिटी या बेसिस ऑफ चार्ज, या कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन। तो चार्जेबिलिटी में कल हम पढ़े थे कैपिटल गेन तभी होगा जब आप ट्रांसफर करो। कंडीशन नंबर 1 है हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर का मैं नॉर्मल मीनिंग मान रहा हूँ सेल। हम ट्रांसफर करेंगे और किसका ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का अगर मैं सेल करूंगा और अगर मैं कैपिटल एसेट्स का सेल कर रहा हूं और मैंने ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे वही सेल हुआ। एक तरह से मान लो सेल है, तो कैपिटल एसेट्स का जब ट्रांसफर करेंगे और उससे मुझे क्या हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ, दैट इज कैपिटल गेन्स हो गए हैं और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है। शुड नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्ट था। 54, 54B, 54D, अब 2 है EC, 54F और 54G में वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो बस कल खाली हम देखा जाए तो इतना सही सीखे थे कि कैपिटल गेन है क्या। अगर कोई पूछ दे क्या व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, मतलब आप कैसे पहचान लोगे, ये 4 मार्क्स में आता है। तो कैपिटल गेन का मतलब है हमें बेचना पड़ेगा, सेल करेंगे और हमें कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर कर रहा है। किसका? हम कैपिटल एसेट्स को सेल कर देंगे, उससे कैपिटल गेन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, भले वो निगेटिव इनकम ही क्यों ना हो। निगेटिव होगा तो उसको कैपिटल लॉस कहेंगे और ये गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा बनता है, आज बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, जो बहुत ज्यादा काम की चीज है कि सर ये जो कैपिटल एसेट्स आया, एक हमें सीखना है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, और ट्रांसफर शब्द का मीनिंग क्या लगाए, सेल किसको बोलेंगे। कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर सेल तो मैं पहचाना, सेल इतना आसान नहीं है, सेल बहुत हाई लेवल पे है, पर ट्रांसफर का मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा एज पर लॉ। और आज जानेंगे कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट विषय हुआ, मैं कहानी स्टार्ट करूंगा। बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट WBHS 2016 में एक क्वेश्चन आया था, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। तो आप देखिए आज हमारा जो सेकेंड क्लास है, अब उसका सब्जेक्ट मैटर हुआ व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट लिखा हूं, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स का मतलब एक स्टूडेंट के मन में ये इच्छा हो रही है सर हम ये जाने कि कैपिटल एसेट्स क्या है या किसे कहेंगे। अगर मैं ये नहीं समझूंगा तो कौन सा आइटम पे कैपिटल गेन के दायरे में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन स्टूडेंट दी हुई है, अब सुनिएगा और मैं समझाते भी जाऊंगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अब आ रहा है देखिए कैपिटल गेन का ये जो सेक्शन है सडनली 214 को हुआ, तो ये डेफिनेशन है। कैपिटल एसेट्स एक परिभाषा है और मैंने पढ़ाया था कि इनकम टैक्स में जब डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन का कोई मतलब मैटर आता है, तो डेफिनेशन में हमेशा सेक्शन में क्या होगा 2 आएगा ही। यानी इनकम टैक्स में ज्यादातर डेफिनेशंस क्या है सेक्शन 2 में दी हुई रहती है। इसीलिए क्या होता है कैपिटल एसेट्स एक परिभाषा है, तो कैपिटल एसेट्स की परिभाषा सेक्शन 2 और इसको कहेंगे सबसेक्शन 14। टैक्स पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ IT एक्ट
ऑफ आईटी एक्ट मैंने इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा 1961 कैपिटल एसेट्स मींस, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ये 1 में भी आता है, तो 1 के लिए आपको थोड़ा स्मॉल लिखना पड़ेगा। कैपिटल एसेट्स मींस, देखिए क्या लिखा है, कैपिटल एसेट्स क्या है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2, परिभाषा हमेशा सेक्शन 2 में होगी, इसको कहेंगे सबसेक्शन। तो एक बार याद करो 214, ये एमसीक्यू में आता है कि कैपिटल एसेट्स का सेक्शन कौन सा है, तो आपको लिखना होगा 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स है क्या, इसको समझाया गया है। तो देखिए कैपिटल एसेट्स मींस, अब देखिए लिख के ऐसे, अगर ये 1 मार्क्स में आएगा तो इतना ही लिखना, मींस क्या लिखना, नंबर 1, अब सर स्टार्ट करें, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। कैपिटल एसेट्स मींस, स्टूडेंट, कैपिटल एसेट्स मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ आईटी एक्ट 1961, कैपिटल एसेट्स मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी, हेल्ड माने रखा गया है, बाय एसएससी, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, whether or not connected, whether or not connected, whether or not connected with its business or profession, with its business or profession, ध्यान से देखिए, विद इन बिजनेस और प्रोफेशन। तो आपको कैपिटल एसेट्स क्या है, तो आप इस तरह से पहले लिखिए, एक पॉइंट और लिखना होगा, फिर मजेदार कुछ चीजें हम सीखेंगे। लिखो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, अब स्टूडेंट को सिक्योरिटीज क्या है, तो सिक्योरिटीज की भी परिभाषा होती है। मेनली सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, हम जो कंपनियों का खरीदते हैं डिबेंचर्स, उनको कहते हैं एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल स्पेलिंग गलत ना हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has investor which has invested in, which has invested in IN, which has invested in such securities, such securities spelling गलत ना हो, such securities with the regulations made under the, with the regulations made under the, made under the सेबी एक्ट। सेबी मतलब होता है, आप पढ़ते हो सर, ये कॉमर्स में आता है, आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992। देखिए अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, अगर 1 नंबर का आपको मौका मिलेगा आप इतना ही लिखोगे, आप इतना ही, लेकिन आया था 4 में, ये डब्ल्यूबी बोर्ड 2016 में हमारे पूछा गया है, WBHS, और ये बीकॉम में भी बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था कि कैपिटल एसेट्स है क्या। तो कैपिटल एसेट्स को मैं जब समझाऊंगा तो आप क्लियर कट समझोगे, तो पहले इतना समझाऊंगा फिर आगे लिखना बाकी है। अब देखिए आप लोग देखिएगा कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं, हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स नहीं होगी। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ये परिभाषा 2 में जाती है, इसको हम याद करेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स होती क्या है, तो लिखा है कैपिटल एसेट्स मींस मतलब टीचर कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लॉ कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, इनकम टैक्स की परिभाषा बता रही है कि हम बोल रहे हैं कैपिटल एसेट्स क्या होता है। स्टूडेंट किसी के लिए भी काम आएगा, कैपिटल एसेट्स का मतलब एकदम साफ लिख रहे हैं
किसी भी तरह के, देखो लगा दिया एनी काइंड, ये सोचने लायक है। मैंने इसका दायरा तब बहुत बड़ा हो गया। आप क्या कह रहे हैं, लॉ कह रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, मुझको उससे फर्क नहीं पड़ता है वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी क्यों ना हो। मतलब कैपिटल एसेट्स में यहाँ तक कि गुडविल, ध्यान से सुनना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग, मैंने बोल रहा है किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकम टैक्स लॉ ने साफ किया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसएससी के पास है, हेड मैंने उसके कब्जे में है, एसएससी वो व्यक्ति है, वो उसका कैपिटल एसेट्स है और वो बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी एनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, एसएससी के पास है, एसएससी हम लोग सर सेक्शन का डेफिनेशन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन सर एसएससी का 7 में रहता है। तो एसएससी क्या होता है सर, नॉर्मल मिनिमम अकाउंट जिसके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती है या जो टैक्स के दायरे में आते हैं। तो बोलता है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हमें मान लेना है वो कैपिटल एसेट्स होगा, यानी कुछ बांध नहीं होगा। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया है लॉ में, बोलता है मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होगा, भले वो मेरे बिजनेस से संबंधित हो या नहीं हो। ध्यान दीजिए, वेदर और नॉट, वेदर मैंने वो बिजनेस से, वो संपत्ति वेदर मेरे बिजनेस से कनेक्टेड या प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं है। मतलब मैं वो प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इससे क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बोले सर ये तो बिजनेस का प्रॉपर्टी है मेरा नहीं है ना, वेदर ध्यान से दीजिए और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन। माने कैपिटल एसेट्स की परिभाषा का निचोड़ निकला, कैपिटल एसेट्स हर तरह की प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट्स कहेंगे, भले वो टेंजिबल हो, भले वो इनटेंजिबल हो, भले मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, तो सब प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होगा। लेकिन एक नया जुड़ा है कुछ साल पहले, ये नहीं था, बोलते हैं कोई भी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का यहाँ पे तात्पर्य है शेयर्स, डिबेंचर्स, किसने खरीदा है, बोलता है FII, इसको FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैंने फॉरेन का इन्वेस्टर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जैसे इंडिया में भी होते हैं। तो बोलते हैं कोई शेयर्स वगैरह अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफ क्या II, तो ये RNS को याद करवाऊंगा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इतना तो याद कर लो, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, किसने खरीद के रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैड इन्वेस्टेड, जिन लोगों ने वो पैसा उस शेयर या डिबेंचर्स में लगाया है, तो विच हैड इन्वेस्टेड इन सच, उस शेयर को खरीदने में विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट, किस एक्ट का रूल्स रेगुलेशन मानकर, सेबी एक्ट के तहत उन लोगों ने क्या किया है, जो रूल्स रेगुलेशन सेबी ने बनाए। सेबी एक एक्ट होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आगे आप सीए वगैरह में पढ़ोगे, तो बोल रहे हैं कि उस क्या सेबी एक्ट के तहत जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने वहां की सारी शर्तों को मानते हुए क्या किया, कोई सिक्योरिटी उन लोगों ने खरीदा है। तो सर कैपिटल एसेट्स क्या है, मुद्दा निकला, कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 उसका डेफिनेशन का सेक्शन लर्न कर लेना, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वेदर द कैपिटल एसेट्स इज कनेक्टेड विद माय बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, इट डज नॉट मैटर। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी आएगी, एनी टाइप नहीं दिया मैंने, सब तरह का आता है। और एनी सिक्योरिटीज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हेल्ड करके रखा है, खरीद के रखा है सेबी एक्ट के तहत, फॉरेन जो लोग इन्वेस्टेड किया उस सिक्योरिटीज में विद द रेगुलेशंस मेड अंडर सेबी एक्ट। तो इस तरह से कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन बहुत ही भास्ट है, यहाँ पे हमें फंसाया है, लॉ कह रहा है सब प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होती है। लेकिन मजेदार कहानी आएगी, अब लिखेंगे कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस है, बोलता है ना ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, वो ना को हम याद कर लेंगे कि कौन कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। इस चैप्टर में ये खतरा है। अब स्टार्ट करोगे बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग, अब मजेदार ट्विस्ट स्टार्ट हुआ थ्योरी का, बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग, एक्सक्लूड द फॉलोइंग का मतलब है इनको आपको क्या नहीं करना है,
हाँ, कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा सर। जल्दी जल्दी लिखवाएंगे, अब थोड़ा सा सर का हाथ फास्ट चलेगा। पहला एकदम अच्छी खूबसूरती से लिखोगे, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे सर। इट इंक्लूड्स, इसको मैं लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल किससे कहते हैं? जिसके द्वारा हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, या जो फिनिश गुड्स में कंज्यूम होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, CUMABLE, कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो प्रोडक्शन के समय कुछ स्टोर्स मुझे लगेगा, ऐसा आइटम जो कंज्यूम हो जाएगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर काम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी फिनिश गुड्स में बदला नहीं है। और फिनिश गुड्स और FINISHED और फिनिश गुड्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब मोटी बात सुनना कि बिजनेस और प्रोफेशन। मोटी बात ये ध्यान रखना है कि कोई दोस्त पूछे कि भाई कैपिटल एसेट्स क्या है, तो बोल देना सारी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होती है, हर तरह की, भले वो आंखों से दिखे या ना दिखे, भले टेंजिबल इंटेंजिबल, भले वो मेरे बिजनेस से संबंधित हो या ना हो, हम हर तरह की प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स कहते हैं। और इन्हीं सिक्योरिटीज जो खरीदा गया है, शेयर्स, डिबेंचर, हेल्ड किसके द्वारा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को FIIs कहेंगे, which had invested, जिन्होंने पैसा लगाया है उस शेयर में, with the regulation made under SEBI Act, हो गया। लेकिन इसको कैपिटल एसेट्स नहीं कहेंगे। माने स्टॉक को जिसका आप कारोबार करते हो, जो मान लो मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल लाएगा, उसको फिनिश गुड्स में बनवाएगा, बोलते हैं वो रॉ मटेरियल, वो वर्क इन प्रोग्रेस, वो फिनिश गुड्स, वो दुकान का जो स्टॉक है जिसको तेरे को बेचने का है, जिसके आप कारोबारी हो, या जो सर प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा और बिजनेस और प्रोफेशन में हमारे काम आने वाला है, उसको आप कभी भी क्या कैपिटल एसेट्स नहीं कहोगे। यानी स्टॉक, दुकानदार के पास जो स्टॉक होता है, जैसे मैगी का कोई दुकानदार है, मैगी का पैकेट बेचता है, मैगी, तो मैगी उसके लिए क्या नहीं है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वो टीवी बेचा, मुझे बोला बबलू सर को टीवी चाहिए, वो मुझे टीवी दे रहा है, तो टीवी उसका क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है, वो उसके लिए क्या नहीं है? मारुति कंपनी मारुति कार बनाती है, तो कार बनाना उनका काम है, कार उनके लिए क्या है? फिनिश गुड्स है, जो बना के रखा है बेचने के लिए, तो वो फिनिश गुड्स क्या नहीं है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। मैं मूढ़ी का पैकेट बेचता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला, बिस्किट्स के पैकेट बेचता हूँ, मेरी शॉप है, मैं बिस्किट्स के पैकेट बेच रहा हूँ, तो बिस्किट्स तो मेरा क्या हुआ? स्टॉक है, जिसको मुझे बेचना है, तो वो मेरा कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। यानी हम जिसके कारोबारी है, जो हमें याद रखेगा, वर्ड याद रखना, आपको याद रखना है, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, बच्चे याद नहीं रखते हैं, ये MCQ वगैरह में काम आएंगे। और रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हम इसे कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। तो कैपिटल एसेट्स में ये नहीं आएगा। दूसरा, ये 1 मार्क्स में आता है WB बोर्ड में, बहुत जबरदस्त पूछा जाने लगा आजकल, पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर इसे व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट। तो कोई भी स्टूडेंट पर्सनल इफेक्ट भी क्या नहीं है? गर्ल्स बॉयज कैपिटल एसेट्स नहीं होते। अब एक छात्र बोला सर मैं पर्सनल इफेक्ट नहीं जानता हूँ। सुनिए, अभी हम बैठे क्यों यहाँ पे, देखिए पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अंडरलाइन कीजिएगा, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अंडरलाइन क्या करेंगे सर हम लोग? इसको पर्सनल, हाँ, इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use, held for personal use, जिसको मैं, इसको भी ये कीवर्ड है, जिसको मैं रखा हूं पर्सनल यूज के लिए, held for personal use by the SSC,
किसके द्वारा? वो टैक्स देने वाला व्यक्ति बाय द एसएसी ASSE बाय द एसएसी, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, या जो फैमिली मेंबर मुझ पर डिपेंडेंट है उनके पास है, एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। ये 1 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इफेक्ट? तो इसको कैपिटल एसेट्स गर्ल्स क्या नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। पर्सनल इफेक्ट एक विद्यार्थी के लिए तकलीफ है, डब्ल्यूबी वाले छात्र के लिए। बीकॉम वाले कहते हैं सर पर्सनल इफेक्ट क्या है? पर्सनल इफेक्ट में लिखता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल उसको कहते हैं जो एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। जैसे घर का सोफा सेट, तो घर में सोफा सेट हुआ, देखिए सोफा सेट क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल होना चाहिए, मूव करेगा, मूव करना चाहिए। बोलता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज, जिसको मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हूं, उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं। जैसे घर का सोफा सेट, घर का फर्नीचर, घर में रेफ्रिजरेटर घर में है, घर में टीवी है, घर में वॉशिंग मशीन है, घर में एक स्कूटी खड़ा हुआ है, घर में एक स्कूटर है, तो घर में है ना, तो घर में उन्हें और है सब सारा क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मैं उसको अपने यूज के लिए रखता हूँ, पर्सनल यूज, जिससे उसका नाम होता है पर्सनल इफेक्ट। अपने लिए रखा हूँ, हेल्ड बाय द एसएसी, या मेरे कोई भी फैमिली का मेंबर। लेकिन इसमें लोचा है, लोचा ये है कि कुछ चीजें अपवाद है। मैंने पर्सनल इफेक्ट मतलब वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, आप जब बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं दोगे, लेकिन ना बॉयज गर्ल्स कि अब इसमें लिखा है कि इनको, अभी मैं कुछ लिखवाऊंगा कुछ आइटम, बोलता है इनको हम क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स मान लेंगे, तो इसको आपको नहीं लेना है। बट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। ये पूछता है, ये फिर एक इंपॉर्टेंट थिंग, बट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। लेकिन हम इनको, अब मैं जो लिखवाऊंगा, इनको बॉयज गर्ल्स क्या नहीं करेंगे हम, बट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज, सॉरी, पर्सनल इफेक्ट। क्या होगा, इनको हम, मैंने इनको हमें कैपिटल एसेट्स मानना पड़ेगा। पर्सनल इफेक्ट मतलब गर्ल्स, हम लोग इनको क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स मानेंगे। कौन कौन सा आइटम अपवाद है? तो अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। आइटम नंबर 1 ज्वेलरी। उसमें हम घर में जो ज्वेलरी रखते हैं, घर में हम क्या रखते हैं, ज्वेलरी। जो आप सुने होंगे, जो सर क्या होता है, बहुत ही प्रीसियस मेटल से मिलाकर बनती है, एलॉय से मिलाकर बनती है, गोल्ड। तो गोल्ड आप सुने, डायमंड, समझ में आ रहा है? तो ये ज्वेलरी हुआ। लेकिन ज्वेलरी तो सर हमारा पर्सनल इफेक्ट है, हम उसको पर्सनल यूज में यूज करते हैं, पहनते हैं ना। ज्वेलरी देखिए मूवेबल भी है, हाँ है, लेकिन इनकम टैक्स का लॉ बोलता है अगर तुम ज्वेलरी बेचा है, अगर तुम ज्वेलरी बेचा है, भले वो घर का है, भले वो पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन हम ज्वेलरी को कैपिटल एसेट्स की परिभाषा के भीतर रखेंगे। इसको अपवाद क्या गया, मैंने इनकम टैक्स ने सर्कुलर लाया कि ना भैया ज्वेलरी को क्या करना होगा। अब बच्चे कहते हैं सर्कुलर क्या होता है, जैसे अभी देखिए लॉकडाउन होता है, तो लॉकडाउन के पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करती है कि हमारा इस दिन लॉकडाउन होगा। तो सर्कुलर जारी हो गया, जनता के बीच में बात क्या कर देगी, पहुंचा देगी। ठीक उसी तरह से इनकम टैक्स में सर्कुलर आया कि ना भैया ज्वेलरी को हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, ज्वेलरी भले मूवेबल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ज्वेलरी बेचोगे तो हम मानेंगे वो कैपिटल एसेट्स है, ला टैक्स दे, तो ज्वेलरी को हटा दिया, तो फिर ये क्या ज्वेलरी। सर दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं सर, इसमें एमसीक्यू इतने आप कर पाओगे कि आप सोच नहीं पाओगे अगर बच्चा इनको ध्यान से सुनता है। अब सुनिए, मेरा लिखा हुआ है आर चे जियोलॉजिकल, ARCHAEO लॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को विद्यार्थी हम कैपिटल एसेट्स क्या करना है, पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। पुराने जमाने का जो हम लोग कलेक्शन वगैरह नहीं करते हैं,
इतिहास में रहता है, सब पुराने जो धरोहर होता है उस तरह का आइटम का आपने क्या किया, संग्रह करके रखा है, यूनिक टाइप का आइटम है थोड़ा, तो उसको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को विद्यार्थी हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। वो एक यूनिक आइटम है, आपने उसका संग्रह करके रखा है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। फिर तीसरा सुनिएगा, ड्राइंग्स जो कीमती होती है, जो लाखों में बिकती है, आप सुने होंगे सर, ड्राइंग्स लाखों में करोड़ों में बिक जाती है, तो ड्राइंग्स एक यूनिक आइटम है। अगर आपने ड्राइंग्स बेचा है तो ड्राइंग का ट्रांसफर, तो ड्राइंग्स को क्या माना गया, बोलिए, हाँ कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अपवाद पढ़ा रहा हूं कि सर ये है पेंटिंग, पेंटिंग आप बेचे हो तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, पेंटिंग्स। बहुत ध्यान से आप खूबसूरती से लिखेगा ये चीज। फिर SCULP स्कल्पचर्स, SCULPTURES, वही स्कल्पचर मतलब वही यूनिक आइटम है, अगर आप बेचे हो, बहुत ध्यान से। फिर कौन सा सर, सिक्योरिटीज। अब देखिए मजेदार कहानी आ गई, सिक्योरिटीज को गर्ल्स क्या माना जाएगा, सिक्योरिटीज मतलब मान लीजिए शेयर्स, कोई व्यक्ति रिलायंस का शेयर खरीदा है और बेच दिया बाजार में लाखों में, तो रिलायंस का शेयर बेचेंगे तो आपको गेन हो ही सकता है, तो सिक्योरिटीज में ये सब आ जाते हैं। तो मतलब शेयर्स को, डिबेंचर्स को क्या करना है, आपको कैपिटल एसेट्स क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। आप शेयर बाजार में पैसा लगा कर रखे हो, वही बोल रहा है सिक्योरिटीज। फिर अपवाद में है हाउस प्रॉपर्टी, मजेदार कहानी सर, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी स्टूडेंट कैपिटल एसेट्स है, जिस लैंड और बिल्डिंग में आप रहते हो, हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनिए, हाउस प्रॉपर्टी ऐसे भी, हाउस प्रॉपर्टी में एक जन कहेगा सर ये तो पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट्स होता नहीं है। पर्सनल कौन सा, जो हम अपने खुद के काम में, हाउस प्रॉपर्टी में तुम लोग रहते हैं, घर के मेंबर्स हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी पहले ही फुलफिल नहीं कर रहे, क्या मूवेबल नहीं है हाउस प्रॉपर्टी, तो बोला मूवेबल होगा तो बच सकता था। हाउस प्रॉपर्टी आप स्टूडेंट आप बेचोगे लैंड और बिल्डिंग तो रेडी रहिएगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको आज एक मजेदार कहानी लिखाया, कुछ छात्र अगर इसको लिखते चलेंगे और घर में पढ़ेंगे एक एक घंटा की क्लास, तो उसको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो कैपिटल एसेट्स मतलब सब तरह की प्रॉपर्टी, बट हम इसको कैपिटल एसेट्स है, बट इनको मानना होगा। ये अपवाद आ गया, ये पूछता है, याद कर लो, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या बोला, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, सिक्योरिटीज, हाउस प्रॉपर्टी। जबकि ज्वेलरी हम अपने पर्सनल यूज में करते हैं, ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सर्कुलर लाया है कि ना भैया क्या करेंगे, हाँ हम कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। फिर पढ़ेंगे कैपिटल एसेट्स में अब क्या नहीं आता, क्या आता है, 1 2 तीसरा मैं पढ़ूंगा स्टूडेंट कि ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, कौन सा, एग्रीकल्चरल लैंड, खाली लैंड नहीं है भैया, एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है, वो इंडिया में है, इन इंडिया इन रूरल एरिया। अब मजेदार कहानी देखिए सर, कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, लैंड कौन सा लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेचोगे रूरल एरिया में जो सिचुएटेड है तो आप बच गए, वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमारा देश आप जानते हो कृषि प्रधान देश है, यहाँ एग्रीकल्चर पे अभी भी बहुत सा पॉपुलेशन डिपेंड है। तो गवर्नमेंट कहता है कि किसान भाई ऐसे ही मान लीजिए गरीब माने जाते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड कोई किसान भाई के पास ही ज्यादा होगी। अगर वो लोग एग्रीकल्चर लैंड जो सर एग्रीकल्चर पर्पज में यूज हो रही है इन इंडिया, इन रूरल एरिया में, अर्बन नहीं है, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, तब वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। सर ये रूरल है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहानी लिखेंगे, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स, इट इज नॉट ए क्या कैपिटल एसेट्स। कौन सा, एस्केप द फॉलोइंग लैंड, हाँ, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, एस्केप द ये कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, एस्केप द क्या, फॉलोइंग एसेट्स, एस्केप द फॉलोइंग लैंड होगा, फॉलोइंग लैंड
escape the following land which is situated within the within the limits of LIMITS limits of any municipality or cantonment board BOARD any municipality or cantonment board having population of 10,000 having population of सब समझ जाओगे घबराइएगा मत और मोर सुनिए अब आता है कि एक दोस्त बोल रहा है कि सर मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है मैं बोला कहाँ सिचुएटेड है बोला रूरल एरिया में किस एरिया में रूरल मतलब जो विकसित नहीं है जो डेवलप्ड नहीं है उसको बोला गया है रूरल एरिया लेकिन अब मैं रूरल एरिया की पहचान कैसे करूंगा तो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ये प्रूव करते हो कि वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है इंडिया में होना जरूरी है पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में नहीं नेपाल में नहीं चाइना में नहीं कहाँ अब वो एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है तो तुम मान लो गंगा नहा ली है आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा टैक्स क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल सेस नहीं माना जाएगा ये मैंने अपवाद पढ़ा रहा हूँ ये सब नहीं है लेकिन कब अब बोलिए बोलते हैं कि इट इज नॉट ए लेकिन अब मान लो एग्रीकल्चर लैंड आपका वहां सिचुएटेड होगा कहाँ विच इज सिचुएटेड मेरे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो सिचुएटेड है विद म्युनिसिपैलिटी के दायरे में विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटनमेंट बोर्ड होता है जहाँ पे आर्मी वगैरह का प्लेस होता है हम लोग जैसे रिश्वा में रहते हैं यहाँ म्युनिसिपैलिटी है कहीं कॉर्पोरेशन है कहीं ग्राम पंचायत है तो बोलते हैं कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड ठीक है तो आपका रूरल एरिया में है लेकिन बोल रहे हैं कि अगर कोई भी लैंड गलती से क्या हो गया म्युनिसिपैलिटी के दायरे के भीतर आ रही है म्युनिसिपैलिटी के जगह में आती है और जहाँ की पॉपुलेशन उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन कितना है 10,000 या उससे ज्यादा है तब उस एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा माना जाएगा आपका एग्रीकल्चर लैंड एक डेवलप्ड एरिया में है क्लियर कर लेना मान लो रिश्रा में मेरा कोई सर बांगुर पार्क में मैं रिश्रा में रहता हूँ मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है मैंने बोला रूरल है दोस्त बोला भैया पॉपुलेशन 5 से 6 लाख है मजाक कर रहा है पॉपुलेशन 10,000 से क्या हो गया ज्यादा अगर वहां सिचुएटेड है म्युनिसिपैलिटी के उस दायरे में लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी में सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तब भैया आप उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं मान सकते वो डेवलप्ड एरिया में टैक्स लग जाएगा वो होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड चलिए उसके बाद लिखेंगे गोल्ड बॉन्ड अब आते हैं गोल्ड बॉन्ड सब कॉमर्स में आप लोग ज्यादा पढ़े होंगे गोल्ड बॉन्ड क्या बता रहा हूँ गोल्ड बॉन्ड आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है लेकिन कौन बेचा है बेचा इशूड बाय गोल्ड बॉन्ड किसने इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था तब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से गोल्ड बॉन्ड नंबर 1 6.5% गोल्ड बॉन्ड कौन इशू किया है गर्ल्स इसको बेचा कौन था बॉन्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था 1977 दूसरा है 1977 दूसरा लिखेगा स्टूडेंट आप लोग 7% गोल्ड बॉन्ड 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 नेशनल डिफेंस नाम याद कर लेना भैया ये 4 मार्क्स में बहुत बार आएगा नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड कब 1980 में आया था तो एक हो गया 6.5% गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 7% गोल्ड बॉन्ड क्या एक तरह का बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है और हम पब्लिक खरीदे हैं मेरे पास है और एक नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 तक चला ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होगा फिर ई नंबर
ई नंबर में ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं है, नाम याद रखिएगा, स्पेशल BEARER बियरर बॉन्ड। देखिए भैया, ये इशू हुआ था 1991 में। 1900 कौन बेचा था इसे, मतलब इसको लाया कौन था? इशूड बाय CD, CD मतलब गर्ल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका ना ये स्पेशल बियरर बॉन्ड सीधा 1980 के बाद जंप हुआ 1991 में लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। देखिए ये है गोल्ड बॉन्ड, यहाँ पे भाषा में परिवर्तन हुआ है, क्या? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द, ये कौन सी स्कीम में आया है? देखो, इशूड अंडर द, इशूड लिखिए अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट क्या स्कीम 1999। और ये इशू हुआ था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। देखो यहाँ पे वर्ड याद रखना, गोल्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। और एक और आ गया है अभी लेटेस्ट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर द गोल्ड, दिखाई दे रहे हैं ना गर्ल्स, अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। वर्ड सही से, मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसको कौन चिन्हित करेगा? चिन्हित किया है कौन? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए इतना सा हाफ पेज पढ़ाने में आप देख रहे हो कि लिखवा कर कितना समय लग गया। चलिए एक बार, ये इतना इंपॉर्टेंट है सर, कैपिटल गेन बीकॉम के छात्र, सीए के छात्र और हमारे 12 WB बोर्ड में चलता है ये पेपर, या ऐसे। लेकिन अगर वो जिस दिन इसको समझ लेता है मजे से, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर, तो उसको कुछ आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल सवाल भी हल्के फुल्के हैं, तो उसको मजा आएगा और वो चैप्टर को पकड़ लेगा। क्योंकि हमारे बच्चे लॉ के हिसाब से चलते नहीं है, वो कैपिटल एसेट से तुक्का लगाते हैं, तुक्का नहीं, एकदम लॉ के हिसाब से लिखवाया हूं। ये 4 मार्क्स में मालूम है थोड़ा बड़ा है, लिखना पड़ता है, और अगर 1 मार्क्स में आएगा कैपिटल एसेट तो इतनी दूर लिखना। तो हमने सीखा क्या, ब्रीफ कर ले 3 से 4 मिनट में सर क्लास को खत्म करेंगे। कैपिटल एसेट्स क्या था पढ़े, सुनिए। कैपिटल एसेट्स का मतलब सर एज पर सेक्शन हमेशा लिखो, सेक्शन लिखने से सर क्वेश्चन का इनकम टैक्स में वेट बढ़ जाता है, लेकिन सेक्शन गलत ना हो। सर याद कैसे रखेंगे, आप रोज कराते हो आपको याद रहता है, हम तो रोज वाले नहीं है भैया, रोज वाले मत हो, बट स्टूडेंट लाइफ में याद कर लेंगे कि परिभाषा हमेशा सेक्शन 2 में होती है। तो 2 परिभाषा जहां आता है ना कि डेफिनेशन लिखिए, तो 2 तो आएगा और ये सब सेक्शन हम याद कर लेंगे। तो सर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखने से आपका थोड़ा क्वालिटी यहाँ बढ़ गया। टीचर बोला हाँ छात्र ये भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया। अब कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, बोलते हैं किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, भले वो टेंजिबल हो, भले इंटेंजिबल हो, भले कॉर्पोरियल हो, भले इनकॉर्पोरियल हो, भले वो मेरे बिजनेस में यूज होता हो या ना होता हो, हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होती है। और दूसरी तरह एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी माने शेयर्स, डिबेंचर, जिसको किसने खरीदा है, हम लोगों ने नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब कॉमर्स में आप पढ़िएगा, बीएससी में पढ़िएगा। तो कोई भी सिक्योरिटीज ये सब पढ़कर एफआईआई कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया है सर, अपने कब्जे में, उनके कब्जे में जो इन्वेस्ट किया था उस सिक्योरिटी में वो लोग पैसा लगाए थे विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट। ये ध्यान रखना, माने एनी सिक्योरिटीज held by foreign institutional investors which they invested in such securities, जो अपना पैसा क्या किया है वो लोग इस सिक्योरिटीज में लगाया था विद द रेगुलेशन, किस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, सेबी के एक्ट के नियम मानकर। तो वो
याद रखिएगा स्टूडेंट, वो भी अब से कैपिटल एसेट्स है। माने अगर स्कूल के पेपर में लिखेगा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कैपिटल एसेट्स है नहीं है के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, है, लेकिन इनको कैपिटल एसेट्स नहीं मानोगे। पहले आप जो दुकानदारी करते हो, आप जिस चीज का कारोबार करते हो, वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। जैसे मारुति कंपनी कार बेचेगी, मारुति कंपनी तो कार का पहले पार्ट्स वगैरह खरीदेगी, कार बनाएगी, बनाकर बेची, तो मैंने बोला भैया कैपिटल गेन लगेगा, आपको तो प्रॉफिट हुआ है ना। कार उनके लिए क्या है? स्टॉक। स्टॉक हम किसको कहते हैं? जिसको मैं खरीदता हूँ, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, जिसको मैंने गवर्नमेंट को बता के रखा है रजिस्ट्रेशन लेते समय कि भैया ये मेरा गुड्स है, मैं तो इसको रोज खरीदूंगा बेचूंगा, तो वो स्टॉक कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। तो उसको बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको हम बिजनेस इनकम कहेंगे। पाव रोटी का आप पैकेट बेच रहे हो, पाव रोटी की दुकान है ब्रेड की, तो ब्रेड बेचोगे तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। ब्रेड क्या आपका? स्टॉक है। अच्छा, जो लोग बनाकर बेचते हैं तो लोग पहले रॉ मटेरियल लाएंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स उस सामान को कहते हैं जो प्रोडक्शन के समय कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्शन के समय कंज्यूम हो गया, जैसे फिनाइल की बोतल, जैसे कोयला, तो भैया ये सब का पेट्रोल डीजल फेस हुआ, तो ये तो कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ये कंज्यूम होगा, ये प्रोडक्शन के समय लगता है, उसको बोला गया है। वर्क इन प्रोग्रेस जो सामान बनकर रेडी नहीं हुआ, और फिनिश गुड्स तब कहेंगे जब मैं बनाया हूं और वो बिका नहीं है, तो उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। माने स्टॉक को आप इसको बेचने पे कौन सा प्रॉफिट होगा, उसको बिजनेस इनकम कहना, क्या नहीं कहेंगे? कैपिटल गेन नहीं कहते हैं। तो सर कहानी खत्म। स्टॉक इन ट्रेड अगर दिखा दिए, ये कीवर्ड लिख दिए कि ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट क्या होता है सर? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, और जो मैं हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, मैं ये प्रूव करूंगा वो मेरे पर्सनल काम में यूज हुई है, तब उसको कहते हैं पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मैंने जैसे घर में सोफा सेट है, सोफा सेट मूव होता है, सोफा सेट मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, हम उसको घर के पर्सनल यूज में यूज करते हैं। हाँ, तो सोफा सेट बेचेंगे तो मुझे कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। घर में रेफ्रिजरेटर है, घर का फैन है, घर में एक तो बाईसाइकिल है, घर में एक तो टू व्हीलर है, घर का कार है, घर का एसी है, घर का फर्नीचर है, तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन फंसा दिया। अब बच्चे लोग बोलते हैं कि सर घर में तो हमारी मदर जो है, कभी कदार हम लोग सर कुछ खास ऑकेशन में ज्वेलरी यूज करते हैं, ज्वेलरी हमारा पर्सनल हुआ, मूव भी करता है ना। इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर लाया कि जो हम इनको कैपिटल एसेट्स मानेंगे, इसको बेचोगे ला, गला पकड़ लिया जाएगा, टैक्स दे। तो कौन कौन सा? ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ज्वेलरी मतलब जो कीमती धातुओं से बनता है, इतना आप समझ लो। अभी आप गोल्ड याद रखो, लूज डायमंड, डायमंड आप जानते हो, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर सर ये सब मैंने जिसको कहा यूनिक आइटम, जैसे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये वर्ड याद कीजिए और इसको अपने डिक्शनरी में देखिएगा। मैं पढ़ाने बैठूंगा और वक्त लग जाएगा। ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फिर सिक्योरिटीज मैंने शेयर्स, और हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं। विचित्र केस है, मालूम है, जिस मकान में तुम रहता है वो इमूवेबल है, लेकिन वो पर्सनल यूज में तो हो रहा है, लेकिन ना, गवर्नमेंट ने सर्कुलर लाया है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे, भले बिजनेस का, भले घर का, भले झोपड़ी बेचो, आपको क्या करना होगा? वो कैपिटल एसेट्स है। भले लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है, मैं ये लिखा है ये सब, बट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज, इनको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानने का मतलब एक कैपिटल एसेट्स हो गया। अब यहाँ से रट्टा लगा लेंगे। एग्रीकल्चर लैंड, बस इतना सा लिख देना, सिचुएटेड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया उस एरिया को कहेंगे जो म्युनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं आ रही है, या अगर कोई भी ऐसा लैंड जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के दायरे में आता है और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, 10,000 या उससे ज्यादा है, उस पॉपुलेशन जहाँ की 10,000 ज्यादा है, तेरा वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो उस म्युनिसिपैलिटी के दायरे में है जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 से, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अर्बन माने शहरी, मान लीजिए शहर का हो गया, थोड़ा विकसित है, डेवलप्ड है, उस पे टैक्स लगेगा। आप अगर प्रूव करोगे मेरा रूरल है। चलिए, गोल्ड बॉन्ड याद रखना, एक है गोल्ड बॉन्ड, आपको सिखाएंगे सर, एक बार लिखा हूँ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, तो आप अलग अलग दर्शाइए। गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड सर क्या है, गवर्नमेंट ने इशू किया था। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बहुत बार गवर्नमेंट भी बॉन्ड वगैरह बेचती है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है और गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा खींचना चाहती है, ये इकोनॉमिक्स में आता है।
तो इसमें गोल्ड बॉन्ड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बॉन्ड कब आए थे? जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, 1977, बहुत साल पहले। पहले वाला प्रतिशत कम है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था। 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, याद कर लीजिए, 6.5 के बाद मीटर बढ़ गया, 7 हो गया, फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, यहाँ 1980 का 2 है, तो ये हो गया, याद रखना, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड बेचोगे, आप उसमें कुछ पैसा प्रॉफिट कर लोगे तो टैक्स नहीं देना है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, तो ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का 1991। अब सुनिए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये नई स्कीम है, ये बहुत फेमस हुई थी अभी 2015 वाली। हाँ, बेसी बिका नहीं है, सुनने में आया है, लेकिन एक स्कीम गवर्नमेंट ने लाया था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये देखिए, इशूड अंडर द, इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको अपने घर का सोना, गवर्नमेंट कहती है घर में तुम लोहा के अलमीरा में गोदरेज में रखकर क्या करेगा, लॉकर में रखकर क्या करेगा, तो वहाँ पड़ा हुआ है 2 साल 5 साल 10 साल, तुम वहां से निकाल और हमारे पास जमा कर दे, और हम आपको क्या करेंगे, गोल्ड का एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि इतना भाई साहब ने हमारे यहाँ गोल्ड रखा है। इस तरह का मान ले सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं, जहाँ पे आपको गोल्ड अपना घर का क्या करना होगा, फिजिकल गोल्ड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो बोलता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। आप क्या करो, इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ये 1999 में आया था। और अभी सर हमारा जो देश का जो माहौल था 2015 में आया, 15 भी कुछ ही साल है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, देखिए इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मोनेटाइजेशन मतलब आप अपना गोल्ड हमारे पास रख दो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड रख दो, गोल्ड रखकर एक फिजिकल क्या करो, आपको एक तो मान लो बॉन्ड दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा इतना गोल्ड आपका हमारे, और इसके ऊपर करीब करीब 2.5% इंटरेस्ट और मिल जाएगा। तो वो जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आपके पास है, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आपको वो बॉन्ड मिला है, जो क्या है नोटिफाइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिन्हित कर दिया है। चिन्हित होना चाहिए, नोटिफाइड है या नहीं है। नोटिफाइड क्या होता है, जैसे आज बच्चे हमारे 12th के पढ़ते हैं, सर ये नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी बहुत सा जगह कोरोना पीरियड में आपको बोला गया कंटेनमेंट जोन है, तो वो चिन्हित हुआ है, इस एरिया में आपको क्या नहीं करना है, संपूर्ण लॉकडाउन, जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, सब्जी भी बाहर वाला देके जाएगा। तो वो एरिया गवर्नमेंट ने क्या किए, नोटिफाइड कर देखे, ये एरिया नोटिफाइड है, जिसको हम कंटेनमेंट जोन के एरिया से नाम से घोषित कर रहे हैं। तो वही चीज गवर्नमेंट क्या किया, नोटिफाइड कर देगी, तब वो वाला होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पूरा पढ़ाया कैपिटल एसेट्स कौन सा है कौन सा नहीं। सर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन डब्ल्यूबी बोर्ड के, मैंने क्या बोले, सदाबहार एवरग्रीन क्वेश्चन है। अब आपसे पूछेगा 4 एग्जाम्पल दो जो कैपिटल एसेट्स है, 4 एग्जाम्पल दीजिए जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। हो गया, 4 एग्जाम्पल दीजिए जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो लिख देना स्टॉक इन ट्रेड, लिख देना पर्सनल इफेक्ट, और साइड में लिख देना पर्सनल कार। समझ में आ रहा है। गोल्ड बॉन्ड 1977, 1980, 1980 मीटर बढ़ेगा 6.5%, फिर कितना है 7% ऑनर। फिर उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, फिर गोल्ड डिपॉजिट आ गया, यहाँ गोल्ड बॉन्ड है। तो ये आप 4 उदाहरण दे दीजिए, ये सब क्या नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। और पूछेगा 4 उदाहरण दे कैपिटल एसेट्स है, छाप दे, यहाँ से छाप दे 4 को, ये कैपिटल एसेट्स है। ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, लैंड क्या, बिल्डिंग, फिर ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, और अच्छा एनी वर्क ऑफ आर्ट भी होता है। वर्क ऑफ आर्ट मैंने कलाकारी। चलिए, और आर्चोलॉजिकल कलेक्शन, लैंड बिल्डिंग डाल दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, हाँ, फैक्ट्री बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है। गैरेज जहाँ हम कार वगैरह रखते हैं, क्या है, कैपिटल एसेट्स है। एक दुकान है मेरी, दुकान तो एक तरह का हाउस प्रॉपर्टी वाले भैया, एक जगह है, वो कैपिटल एसेट्स है। ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स है। तो इसके साथ साथ आप बुद्धि लगाओ, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। आपको 4 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा कहानी फैलाइएगा। आपको पूछेगा व्हाट डू मीन बाय पर्सनल इफेक्ट, सर बेटा ले, ये देख 1 नंबर में लिखिए। बोलेगा 2 एग्जांपल दीजिए पर्सनल इफेक्ट का। बोलेगा कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट्स नहीं है, छाप दीजिए।
चार इधर का 4 उधर का, जो है और क्या नहीं, बस इतना सा चाहिए। और इनको हमें याद करना पड़ता है, ये लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें ये हमारा कैपिटल गेन मैंने बोला था करीब 8 क्लास का सिलसिला है, और पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। 8 लेकिन 1-1 घंटा करके ही लेंगे, जिससे बच्चों का माहौल बना रहे। आज हम लोग सर कैपिटल गेन में आगे बढ़ गए, कहाँ तक पढ़े? पहला मैंने पढ़ाया व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गेन, व्हाट इज द चार्जेबिलिटी ऑफ, हाँ, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, जो एवरग्रीन क्वेश्चन है। एग्जाम्पशंस का सेक्शन इसलिए बोला हूँ, याद रखिएगा। कीवर्ड में आपको मैंने बोला ट्रांसफर, कैपिटल एसेट, और आज पढ़े कैपिटल एसेट्स है क्या। चलिए बोर्ड इरेज करते हुए ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आजकल के स्टूडेंट अपने पास एक तो बाइक रखते हैं, लड़कियां स्कूटी रखती है, तो स्कूटी उनके लिए कैपिटल एसेट्स है कि नहीं है? तो जवाब है ना, वो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल है, जिसको हम है। तो स्कूटी आपका क्या नहीं है बॉयज गर्ल्स, कैपिटल एसेट्स नहीं है। उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। बाबूजी एक तो कार खरीद के रखे हैं, सर मारुति की कार है घर में, तो कार आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन आपने क्या किया, जो सोने की चेन पहनते हो, 5 लाख की तो चेन बनवाए हो 50 ग्राम की, वो चेन सोने की बेचे, तो वो क्या होगा, ज्वेलरी है, वो कैपिटल एसेट्स है। आपने कोई यूनिक पेंटिंग बेच दी, पेंटिंग यूनिक पुराने जमाने की, जो करोड़ों में लाखों में बिकती है, नीलामी हो जाती है, तो वो सब आपका क्या है, कैपिटल एसेट्स है। लेकिन कभी भी रॉ मटेरियल, कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस, कभी भी कंज्यूमेबल स्टोर्स, कभी भी फिनिश्ड गुड्स, ये सब आपका क्या नहीं है। जैसे फैक्ट्री में कोयला, कोयला तो आएगा, वही हो गया क्या, कंज्यूमेबल स्टोर्स। कोयला क्या होगा, प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, तो लेकिन वो प्रोडक्शन में बाहर सामान में थोड़ी कोयला नजर आ रहा है कि बस उसमें या किसी में देख कोयला लगा हुआ है, कोल लगा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो कोयला क्या था, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, तो उनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। स्टॉक कैपिटल एसेट्स नहीं है, रॉ मटेरियल्स कैपिटल एसेट्स नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल एसेट्स नहीं है। घर की संपत्तियां जो मूवेबल होती है, ज्वेलरी को छोड़कर, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। इतना आप समझ लो। अब ये आपको यहाँ से मैंने सेकेंड क्लास अभी और थैंक यू स्टूडेंट।